अल्टीमेट हमारा पर्पस क्या है? सीखना है। कि अगर एटॉमिक रेडियस कोई टॉपिक है तो टॉपिक आपको आना चाहिए, वो टॉपिक आपको सीखना है, ठीक है। उसको रटना नहीं है, सीखना है, जानना है कि कैसे लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो पहले रेडियस घट रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर कैसे बढ़ रहा है। ये सारी चीजें आपको सीखना है, सीखने पे पूरा फोकस करना है, रटने पे फोकस नहीं करना है, राइट? ठीक है। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो मैं आप लोगों के कमेंट्स देखता हूं और आप लोगों को जो भी क्लास के बाद कनेक्टेड रहने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप कमेंट्स करें, कमेंट्स में जो भी आपको लगता है आप लिखें, ठीक है। अच्छी चीजें भी लिखें, जो चीजें आपको प्रॉब्लम कर रही है, जिनसे चीजों से आपको दिक्कत है वो भी लिखें। जनरली क्या होता है कि एक पीडब्ल्यू के सर से हमारी बात हो रही थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। वैसे उन्होंने काफी अच्छी बात कही थी कि जनरली होता क्या है कि मान लीजिए हम जोमेटो से या किसी भी ऐप से खाना मंगा रहे हैं, ठीक है, या किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे हैं। 10 दिन हमको खाना अच्छा लगा तो हम 10 दिन गूगल के उसके पेज पे जाके कोई रिव्यू नहीं लिखेंगे, लेकिन एक दिन खाना खराब लग गया तो हम रिव्यू जाके जरूर लिखते हैं, है ना। तो मतलब हमारी ये आदत होती है कि हम जब हमको बुरा लगता है तभी हम लिखते हैं, लेकिन आपको जब अच्छा लगे तभी आप लिखिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिले, हम मोटिवेटेड हो, क्योंकि हम आपके बारे में, आपके लिए रात दिन सोचते हैं, रात दिन काम करते हैं, पूरी तरह से तैयारी करके क्लास में आते हैं, ठीक है, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे पाए, ठीक है। जैसे इसी क्लास में अगर लेट से 10,000 बच्चे हैं, 5,000 बच्चे हैं, तो 5,000 बच्चों में से अगर 4,000 बच्चों को क्लास अच्छी लगी और उन लोगों ने जाके कुछ अच्छा नहीं लिखा, ठीक है, और 500 बच्चों को खराब लगी, ठीक है, और खराब उन्होंने लिख दिया, तो सबको लगेगा क्लास खराब है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर लिखें, हर टीचर के बारे में, एवरीबॉडी के बारे में। कोई भी टीचर अगर आपका क्लास ले रहा है ना, तो आप, अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आप उसका एफर्ट्स, उसकी मेहनत आपको पसंद आ रही है, उसका समझाना आपको पसंद आ रहा है, वो जो पढ़ा रहा है आपको, ठीक है, लग रहा है कि इससे आपका फायदा हो रहा है, तो आप जरूर लिखें उस चीज को, ठीक है। रेटिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेटिंग आप तभी, सिर्फ तभी ना दे जब आपको खराब लगे, जब आपको अच्छा लगे तब भी आप रेटिंग दे। चलिए, अब देखिए एक टीचर के लिए कितना मुश्किल होता है। इसमें से कुछ बच्चे मैसेज करते हैं कि जल्दी सिलेबस खत्म करो, मेरा प्री बोर्ड है। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं, आप आराम से समझा समझा के पढ़ाओ। कुछ कहते हैं नोट्स लिखवाओ, कुछ कहते हैं हाथ से नोट्स लिखो, कुछ कहते हैं साफ साफ लिखो, कुछ कहते हैं 11th का भी पढ़ाओ, कुछ कहते हैं टाइम पे खत्म करो। आखिर हम करें तो क्या करें समझ में नहीं आता है। तो टीचर की लाइफ बहुत टफ है, बहुत टफ है, इट्स वेरी टफ। सबको खुश रखना ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप एक ही इंसान में आप सब कुछ ढूंढते हैं। एक ही इंसान में आप शाहरुख खान ढूंढते हैं, एक ही इंसान में आप सलमान खान ढूंढते हैं, एक ही इंसान में आप चाहते हैं कि टाइगर श्रॉफ की तरफ जंप भी करे, तो ये सब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो, सब लोग आ चुके हैं क्लास में, तब तक हम बातें कर रहे थे। और मैं तो सलमान खान बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ज्यादा है ना। मेरी शादी हो रही थी और जब हम लड़कियों से मिल रहे थे शादी के लिए, मतलब लड़की ढूंढ रहे थे, तो मतलब लड़की तो ठीक है, हमारी मान लो कोई लड़की पसंद आ जा रही थी हमें, और लगा कि नहीं इसे शादी करनी है। तो जब घर वाले से मिलने जा रहे थे, जिस किसी भी लड़की के जब घर वाले से मिलने जा रहे थे, उसके मम्मी पापा से मिल रहे थे, तो मम्मी पापा कहते थे लड़का में सब कुछ तो ठीक है, लेकिन बहुत पतला है। बहुत पतला है, इसकी तो बॉडी ही नहीं है। फिर उनको अलग अलग तरीकों से मैनेज किया जाता था। अब चलो, अब किस तरीके से किया जाता था नहीं बताएंगे। बात करेंगे कभी डिटेल में उस पर भी, ठीक है। हाँ, आप लोगों से एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखो, जिंदगी में इश्क बहुत जरूरी है, ठीक है, प्यार बहुत जरूरी है, मोहब्बत बहुत जरूरी है। आपको प्यार करना चाहिए, इश्क करना चाहिए, जी भर के करना चाहिए, शिद्दत वाला प्यार करना चाहिए, ठीक है। मतलब प्यार बहुत जरूरी है, इश्क बहुत जरूरी है। तो मेरा कहना है कि इश्क जब इतना ही जरूरी है तो खुद से क्यों नहीं करते हो तुम? इश्क जब इतना ही जरूरी है तो खुद से क्यों नहीं करते हो तुम?
तो आप इश्क कीजिए, मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए, शिद्दत वाला प्यार कीजिए, लेकिन खुद से कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद के ड्रीम से प्यार कीजिए, खुद के सपनों से प्यार कीजिए, खुद की सक्सेस से प्यार कीजिए, खुद के शकल से प्यार कीजिए, ठीक है। हर चीज से जो आपके पास है, जो आपको भगवान ने दिया है, सबको यूनिक चीजें दी है, उससे आप प्यार कीजिए, ठीक है। उससे लव कीजिए, एकदम बेइंतहा प्यार कीजिए, समझ रहे हैं ना। चलिए तो अब पढ़ाई शुरू करें। प्यार भरी बातों से हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। प्यार में तो बहुत ताकत होती है, लेकिन वो प्यार आपको खुद से करना है, खुश रहना है, खुद की सक्सेस को एंजॉय करना है। आज तो एटॉमिक रेडियस समझ लिए, फाड़ दिए, ऐसा सोचना है, ठीक है। चलिए तो क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। डेंसिटी और मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक बॉन्डिंग, मेटेलिक कैरेक्टर। देखिए पूरे डीएनए ब्लॉक में दो चीजें आपके पास बार बार आती है। एक आप हर जगह देखते हैं कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड की वजह से, ठीक है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड की वजह से एक्सेप्शन आता है, ठीक है। और दूसरा लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जब कभी भी एक्सेप्शन आएगा, इन दोनों की वजह से आएगा। एक लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा हाफ फील्ड और फुल फील्ड। तो ये दो चीज बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इस पे मैं आपके लिए एक मेहनत करके एक वीडियो मीम बना के लाया हूं, मैं इसको भी आपको दिखाऊंगा, तो इंतजार करना पड़ेगा वीडियो मीम के लिए, ठीक है। ये तो पीरियोडिक टेबल है, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था, तो कल का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को दिख रहा है, ये बहुत मेहनत से मैंने बनवाया था, बट ये तो गायब लग रहा है। क्या दिख रहा है? एक मिनट, थोड़ा सा ये स्क्रीन मेरे सामने आए तो मैं पता चले। ये दिख रहा है ना? ये टाइप करवाया है मैंने, बहुत मेहनत लगा है इसमें भाई, जिसने भी किया है बहुत मेहनत लगा है। दिख रहा है? ये विजिबल है, कल नहीं दिख रहा था, कल नहीं दिख रहा तो मैंने इसको टाइप करवाया है। दिख रहा है ना? ठीक है, ओके। चलो तो कल अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, एटॉमिक रेडियस के बारे में हमने पढ़ा था, एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो हम लोग जो भी पढ़े थे उसको कुछ पॉइंट्स में अब हम लोग लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट एटॉमिक रेडियस के बारे में है, जो आप लोग नोट्स की बात करते हैं। ये थोड़ा मोटा पेन भी मैंने यूज किया है, आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। एटॉमिक रेडियस पहला पॉइंट है कि एटॉमिक रेडियस किस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स अपॉन टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस दैट इज जेड, ठीक है, जिसको हम लोग जेड से बोलते हैं, ठीक है, जो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है। एटॉमिक रेडियस आपका डिपेंड करता है टोटल चार्ज, जो न्यूक्लियस पे चार्ज है उस पे डिपेंड करता है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। आपका जो रेडियस होगा, ठीक है, एटॉमिक रेडियस विल बी इनवर्सली proportional to attractive force applied by, ये अप्लाइड तुमने नहीं समझ में आएगा, applied by न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमने कल पढ़ा था कि जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पे न्यूक्लियस जितना फोर्स लगाएगा, यहां आपका न्यूक्लियस है, ये आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, इस पे जितना ज्यादा फोर्स लगेगा ये न्यूक्लियस की तरफ मूव करेगा और आपका रेडियस का वैल्यू डिक्रीज करेगा। मतलब रेडियस
विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्टिव फोर्स। एफ अट्रैक्टिव लिख दिया था, बहुत लोगों को नहीं पच रहा था। तो अट्रैक्टिव फोर्स जो लगेगा, कौन लगाएगा, न्यूक्लियस लगाएगा, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये चीज हम लोग कल पढ़े थे। ठीक है, नोट्स आप लोग बनाते रहेंगे। ठीक है, छाप लीजिए, 30 सेकंड 20 सेकंड का टाइम देता हूं, छाप लो छाप लो। एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स अपॉन टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस, टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है, दैट इज जेड, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एंड एटॉमिक रेडियस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाइड बाय न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ये जो जेड फोर्स लगाएगा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आपका जो, ये भी हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये प्रोटॉन जितना होगा उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड एटॉमिक नंबर। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। ठीक है, छापो छापो छापो, छाप लो। छापने के लिए बहुत बेचैन थे तुम लोग, छापो अब अच्छे से छापो। अब देखो 2 दिन अच्छे से एनर्जी लगा के, ठीक है, मैंने तुम्हें यह बता दिया कि मैं कौन हूं। मैं समझाने पे विश्वास करता हूं, मेरे समझाने की जो कला है वो तुम्हें दिखा दिया। अब हम आ गए हैं एकदम पूरे नॉर्मल मोड में, जहां हम आराम से लिख लिख के सब कुछ पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है क्या? छाप लिए, छाप लिए, छाप लिए। देखो एक बार पढ़ देता हूं, जिसको हैंडराइटिंग समझ में नहीं आए सुन के लिख सकता है। एटॉमिक, ये वाला पेन यूज कर लेते हैं। ठीक है, एटॉमिक radius will depends on total charge on nucleus, that is Z, which will be equal to number of proton. ठीक है, atomic radius will be inversely proportional to attractive force applied by nucleus on outermost electron. ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस जितना फोर्स लगाएगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा फोर्स लगाएगा रेडियस छोटा होता चला जाएगा। तो रेडियस विल बी व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्टिव फोर्स। और जो आपका अट्रैक्टिव फोर्स है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, इस पे जितना ज्यादा यहां चार्ज रहेगा उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहां चार्ज किसकी वजह से रहता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से। तो अट्रैक्टिव फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, एंड विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड एटॉमिक नंबर। क्लियर है, क्लियर है, ठीक। आज सारा पेन यूज करेंगे, तुम लोग बताना किससे ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, 2 हो गया, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट ज्यादा मोटा है क्या, थोड़ा पतला? ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, रेडियस विल बी, एटॉमिक रेडियस विल बी, अरे ये वाला सेलेक्ट हो गया। इतना अच्छा है कि देखो पूरा ये पकड़ भी ले रहा है, फिर भी तुम लोगों को दिक्कत होता है। एटॉमिक रेडियस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू repulsive force applied by inner electron on आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनर इलेक्ट्रॉन जितना फोर्स लगाएंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको कैसे समझेंगे,
ठीक है, तो आप देखिए यहां पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये आपका न्यूक्लियस है और यहां पे इनर इलेक्ट्रॉन्स है। तो इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, धक्का देंगे, इसको धक्का दे रहे हैं, यहां से भी धक्का दे रहे हैं, दोनों मिलके धक्का दे रहे हैं। जितना ज्यादा धक्का देंगे ये रेडियस का वैल्यू क्या होगा, रेडियस का वैल्यू उतना ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो आपका रेडियस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है, नेट रिपल्सिव फोर्स, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा रिपल्सिव फोर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और इसी को, ठीक है, हम लोग सील्डिंग भी कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सील्डिंग होगा, ठीक है। चलिए बताइए, समझ में आया सब लोगों को, इसमें कोई डाउट है, ठीक है, इसमें कोई डाउट है, ठीक है। अभी समझाया था कि खुद से प्यार करो, फिर भी वो पूछ रहा है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, बताओ इसे, ठीक है। तो तुम अपने बारे में सोचो ना, उसकी गर्लफ्रेंड होगी नहीं होगी उससे तुम्हें क्या मिलेगा, थिंक अबाउट योर सेल्फ, तुम्हारी है कि नहीं, तुम्हें चाहिए कि नहीं, तुम्हें उस चीज की जरूरत है कि नहीं, तुम्हारे लाइफ में उस चीज की इंपॉर्टेंस है कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं, उसका वोट है, समझ में आ गया वो यस करेगा, नहीं आया वो नो करेगा, ये समझ में आया। ध्यान कहां है तुम्हारा, ध्यान कहां है, बहुत अच्छा बात है, इतने सारे बच्चों को समझ में आ गया कि जो आपका एटॉमिक कल पढ़ा दिया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिपल्सिव फोर्स के अप्लाइड बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये दोनों इनर इलेक्ट्रॉन्स रहे, तो इनर इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जितना ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगाएगा उतना ज्यादा रेडियस का वैल्यू होगा, यही बात है। अब इसमें किसी को सील्डिंग में प्रॉब्लम है, सील्डिंग इज व्हाट, सील्डिंग इज द रिपल्सिव फोर्स, जितना ज्यादा रिपल्सिव फोर्स उतनी ज्यादा सील्डिंग, ठीक है, जितना ज्यादा रिपल्सिव फोर्स उतना ज्यादा सील्डिंग, क्लियर है, जितना ज्यादा रिपल्सिव फोर्स उतना ज्यादा सील्डिंग। ओके, फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है जेड इफेक्टिव। व्हाट इज जेड इफेक्टिव, ये होता है, इसका नाम होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये क्या होता है, जेड इफेक्टिव बराबर होता है जेड माइनस सिग्मा, सिग्मा क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, और ये क्या है, सील्डिंग कांस्टेंट। देखो सील्डिंग को दो तरीके से समझाया जाता है, एक तरीका ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव वाला है, एक दूसरा मेरा तरीका है, ठीक है। तो अगर सील्डिंग, तुम्हें यहां ध्यान दो, पहले नहीं समझ में आएगा तो मेरा ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र का उपयोग करेंगे। जेड की वजह से क्या लगता है भाई, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, और सॉरी हाँ अट्रैक्टिव फोर्स, सही बात है, जेड की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स, सिग्मा की वजह से रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन जितना रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है वो आपका क्या है, सिग्मा है, सिग्मा है, ये सील्डिंग कांस्टेंट है, सील्डिंग की वैल्यू है, समझ में आ रहा है। तो मान लो ऐसा कैसे ज्यूम करो कि इनर इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ठीक है। तो क्या होता, अगर ये नहीं होते तो रिपल्सिव फोर्स लगता ही नहीं, सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ये जो न्यूक्लियस है पूरा का, न्यूक्लियस का जितना फोर्स लग रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझाते हैं इस चीज को, अगले पेज पे जाना पड़ेगा, ये यहां समझा सकते हैं। देखिए यहां समझाते हैं, मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा इधर कि आपके पास ये देखिए कितना मस्त सर्कल बनाया है, ये एक एटम है, ठीक है, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ओनली वन इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिएगा, ओनली वन इलेक्ट्रॉन है, और ये यहां पे प्रोटॉन्स है,
ठीक है, लेट से एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब इस पे कितना फोर्स लगेगा, टोटल फोर्स कितना होगा, टोटल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स आएगा, ठीक है, जो ये लगाएगा, जो ये पॉजिटिव चार्ज लगाएगा वही आएगा। लेट से 5 न्यूटन का आ रहा है, ये मान रहे हैं, सिर्फ मान रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। लेट से 5 न्यूटन का आ रहा है। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़े हो तुम लोग, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही तो होता है ना। तो ये दो चार्ज है, एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, तो इसमें फोर्स क्या लगा, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ऐसा है, तो इसमें क्या लग रहा है, सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब मान लो कि मैंने क्या किया, एक अंदर में इलेक्ट्रॉन डाल दिया, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, ठीक है। तो अब इस पे टोटल फोर्स क्या लग रहा है, इस पे अगर मैं बोलूं एफ नेट क्या है, नेट फोर्स क्या है। अब इस पे दो फोर्स लग रहा है, एक आपका F1 लग रहा है जो अट्रैक्टिव है, और एक आपका रिपल्सिव लग रहा है जो इलेक्ट्रॉन लगा रहा है। ये अब F1 माइनस F2 हो गया, आ रहा समझ में। पहले 5 न्यूटन लग रहा था, बट अब रिपल्सिव फोर्स भी 2 न्यूटन का लगने लगा। कितने न्यूटन का, 2 न्यूटन का रिपल्सिव फोर्स। तो अब नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2, 3 न्यूटन का हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये इनर इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इस पे नेट फोर्स क्या हो रहा है, घट जा रहा है। तो 2 न्यूटन का फोर्स इस इनर इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया, सील्ड कर दिया। 2 न्यूटन का फोर्स इस इनर इलेक्ट्रॉन ने सील्ड किया है, सील्डिंग किया है। कब, सील्डिंग का मतलब क्या होता है, रोकना, कम करना, ठीक है, ये सील्डिंग होता है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इस तरह से समझो कि ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हमारे इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका काम क्या है, इनका काम क्या है, सील्डिंग करना, फोर्स को, नेट फोर्स, इस पे नेट फोर्स को कम करना। नेट फोर्स पहले ज्यादा था, लेट से 10 न्यूटन था, बस इन्होंने रिपल्सिव फोर्स लगा के नेट फोर्स को कम कर दिया, नेट फोर्स को कम कर दिया। आ रही बात समझ में। तो जितना इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाता है, ठीक है, वो आपका सील्डिंग कहलाता है। आप बताइए समझ में आया कि नहीं, सील्डिंग समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। चैट्स को गोली मारिए, आप लोग ऐसे बताइए समझ में सील्डिंग आया कि नहीं आया, जेड इफेक्टिव आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। सील्डिंग की बात कर रहे हैं, ये दोनों चीजें समझ में आई कि नहीं आई, कि इनर इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या है, इनर इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या है, ये देखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं आया समझ में तो आगे गाड़ी नहीं बढ़ पाएगी, फिर समझ में नहीं आएगा आपको। ये बहुत बेसिक है, 11th का है, बट यहां पे पढ़ाना पड़ता है। अगर ये नहीं समझ में आया, लेंथेनोवाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं समझ में आएगा, लेंथेनोवाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं समझ में आएगा भाई, बता दे रहा हूं। लेंथेनोवाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं समझ में आएगा अगर नहीं आया तो। एटी 80% बच्चों को आया, 20% को नहीं आया। तो एक छोटी सी कोशिश मेरी और रहेगी दोबारा, ठीक है। तो देखिए जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव इज द नेट चार्ज, समझिएगा, नेट चार्ज है, नेट फोर्स है, ठीक है। एक और कोशिश कर देते हैं, ये लास्ट कोशिश रहेगी मेरी, ध्यान देना, इसके बाद नहीं बताऊंगा। एग्जाम्पल दे रहा है, यहां पे आपका चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, 2 कूलम का चार्ज है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज मान लेते हैं 1 कूलम, ठीक है, 1 कूलम। इस पे फोर्स निकालते हैं, तो फोर्स का कुछ वैल्यू आएगा, कैसे निकालेंगे, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से फोर्स निकालते हैं, राइट, यही फोर्स का वैल्यू है। तो अभी के केस में जो फोर्स आएगा क्या होगा, K तो आपका, K तो कांस्टेंट है, तो K इंटू 2 इंटू 1 इंटू R स्क्वायर, R भी कांस्टेंट मान लेते हैं कुछ, तो अभी क्या आएगा, ये 2K अपॉन R स्क्वायर आएगा, सिंपल भाषा में। अब क्या किया गया, ये क्या है, नेट फोर्स ऑन दिस इलेक्ट्रॉन, इस फोर्स पे ये कितना फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज, इस पे कितना फोर्स लगा। अब अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन और डाल दिया, तो क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। मान लो इसकी वैल्यू निकालने के बाद आ रही है 5 न्यूटन, मान लो, ठीक है, मान लो। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे फोर्स लगाएगा, तो ये F1 है आपका, ठीक है, ये पहले का फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है, ये आपका अट्रैक्टिव फोर्स है, इससे आपका अट्रैक्शन हो रहा है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। ये पढ़ाएंगे ना शैलेंद्र सर आप लोगों को फिजिक्स में, ठीक है।
एक रिपल्सिव फोर्स भी लगेगा जो दोनों इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पे लगाएंगे, उसकी भी कुछ वैल्यू आएगी। लेट से वो 3 न्यूटन की आ रही है। ये कौन सा फोर्स है? रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो अब अगर मैं बोलूंगा नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, नेट फोर्स ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स कितना लगेगा? ये इसको 5 न्यूटन से कोई इधर खींच रहा है और 2 न्यूटन से धक्का ले रहा है, तो नेट फोर्स कितना आएगा? 5 माइनस 2, तो अब कितना आएगा? 3 न्यूटन। समझ रहे हैं? तो क्या काम किया? ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है क्या काम कर रहे हैं? ये नेट फोर्स को घटाने का काम कर रहे हैं। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का काम क्या है? नेट फोर्स को घटाना, सील्डिंग करना, कम करना। तो ये जो 2 न्यूटन आया, ठीक है, सॉरी कुछ गलत लिखा क्या? यहां 3 मान लिया था, कोई बात नहीं, यहां 3 मान लो, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 5 माइनस 3 बराबर 2 न्यूटन। ठीक है, तो ये 3 न्यूटन किसके वजह से आ रहा है? रिपल्सिव फोर्स इन अंदर के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ रहा है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया? वही कल मैं समझाया था कि यहां पर 100 रुपए बोला गया कोई काम करने के लिए, ठीक है, करवाने के लिए, तो M1 मैनेजर 20 रुपए खा गया, ठीक है, और M2 को 80 रुपए दिया, ये भी 20 रुपए खा गया, और नीचे वाले को कितना मिला? नीचे वाले को टोटल 60 रुपए मिले। तो ये जो 40 रुपए हुए, 40 रुपए का हुए, खा गया, कोई खा गया, सील्डिंग कर दिया। अगर ये दोनों बीच वाले नहीं रहते, M1 M2 दोनों नहीं रहते, तो क्या होता? ये 100 रुपए डायरेक्टली इसके पास पहुंचता। जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं रहते तो ये 2 न्यूटन, 2 चार्ज का फोर्स डायरेक्टली इसके पास पहुंचता। अभी क्या है? अभी इनके वजह से इस पे कम फोर्स लग रहा है, तो इसको क्या समझ में आएगा कि यहां पर चार्ज ही कम है, तो यहां पर कितना चार्ज है जिसकी वजह से इसको फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, उसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या है? जेड इफेक्टिव इज द नेट चार्ज जिसकी वजह से फोर्स लगेगा। नेट चार्ज है, नेट चार्ज जिसकी वजह से फोर्स लगेगा, जिसकी वजह, अरे भाई, जिसकी वजह से फोर्स लगेगा। नेट चार्ज है, ये नेट चार्ज है जिसकी वजह से फोर्स लगेगा, ठीक है, जिसकी वजह से यहां पे फोर्स लगेगा। आई बात समझ में? जेड इफेक्टिव क्या है? तो जब भी हम लोग पूरे केमिस्ट्री में जब भी हम लोग कोई प्रॉपर्टी देखते हैं तो हम लोग जेड इफेक्टिव ही देखते हैं, डायरेक्ट जेड इफेक्टिव देखते हैं। ये अट्रैक्टिव रिपल्सिव का झंझट नहीं पालते हैं, डायरेक्ट जेड इफेक्टिव देख लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, पता चल जाएगा कि नेट उस पर कितना फोर्स लग रहा है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये आपका जेड इफेक्टिव है कि हर जगह हम लोग जेड इफेक्टिव देखेंगे, जेड इफेक्टिव हर जगह देखेंगे। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि इफ जेड इफेक्टिव इज इंक्रीजिंग, अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा? उससे क्या होगा? ठीक है, इफ जेड इफेक्टिव इज इंक्रीजिंग, अगर ये इंक्रीज कर रहा है उससे क्या होगा? तो ये अगर इंक्रीज कर रहा है, इसका सीधा मतलब है कि ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है इस पे फोर्स बढ़ रहा है। अब फोर्स बढ़ रहा है तो ये अंदर की तरफ मूव करेगा, तो रेडियस क्या होगा? घट जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि रेडियस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। ये फाइनल बात है, ये फाइनल बात है, क्योंकि इसमें दोनों देख लिया हमने, अट्रैक्टिव भी देख लिया, रिपल्सिव भी देख लिया, दोनों देख के हम बता रहे हैं कि रेडियस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रॉन पे, उतना ज्यादा फोर्स लगेगा और उतना ज्यादा ये न्यूक्लियस की तरफ मूव करेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये नेट फोर्स है, बार बार चिल्ला के बता रहा हूं। ठीक है, 2 चीजें और हम लोग को समझनी है, सब लोग बताएंगे। ऑर्डर ऑफ साइज क्या होता है? ऑर्डर ऑफ साइज इन एसपीडीएफ। चैट ऑन कर रहा हूं, बताइए। बताइएगा ऑर्डर ऑफ साइज, एसपीडीएफ में ऑर्डर ऑफ साइज बताइए। छापने का टाइम दे दूंगा अगर बोलोगे तो, इसके पीछे वाले का नहीं, चैट ऑन किए थे। चैट ऑन है ना? आ नहीं रहा चैट? ऑन है, देखिएगा टाइप करके। नहीं हुआ ऑन शायद। ऑन है ना? हाँ बताइए, ऑर्डर ऑफ साइज बताइए एसपीडीएफ में। तो क्या होता है?
एस का आपका स्फेरिकल होता है सबसे छोटा, पी आपका डंबल की तरह होता है, डी आपका डबल डंबल की तरह होता है, ठीक है, और एफ कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ साइज होता है, ठीक है, क्लियर है। वॉइस प्रॉब्लम नहीं, नहीं वॉइस प्रॉब्लम है क्या, कोई और बताएगा। ये ऑर्डर ऑफ साइज होता है, ठीक है, ओके। और सिग्मा क्या है, सील्डिंग है, ये बात सबको पता है, ये सील्डिंग कांस्टेंट है, ठीक है। और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिपल्सन। ये किसके किसको रिप्रेजेंट करता है, रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। और आप लोगों को यह भी पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ और पढ़ाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, एक मिनट। क्लियर वॉइस नहीं आ रहा है क्या, क्लियर है वॉइस, वॉइस क्लियर है, वॉइस प्रॉब्लम बता रहे हैं बच्चे, मजाक तो नहीं कर रहे हो। पढ़ने वाले बच्चे वो बताएंगे सही सही, ओबीएस दिखाइएगा। हेलो हेलो, सही तो है वॉइस, टेक्निकली ऑल गुड, ऑल गुड, वॉइस ब्रेक, वॉइस क्लियर, क्लियर है। शायरी सुना के चेक कर लें, इको है, कब से है इको, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर, ओके ओके। नो नो प्रॉब्लम ना, नो प्रॉब्लम, स्पैम कर रहे हैं ना। हम्म, चर्चे नशे के हो रहे थे, मैं जिक्र तेरी निगाहों का कराया। अब एकदम इनको वॉइस क्लियर होगी, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। चर्चे नशे के हो रहे थे, मैं जिक्र तेरी निगाहों का कराया। क्लियर है ना, अब अच्छे से सुनाई दे रहा होगा, शायरी अच्छे से सुनाई देगी, अब ठीक है, ठीक है। तो ध्यान देना कि ये क्या बताता है, रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के बिटवीन में कितना रिपल्सन है। तो अब मैं पूछूं ऑर्डर ऑफ शिल्डिंग, ऑर्डर ऑफ शिल्डिंग पूछ रहा हूं किसमें, एसपीडीएफ में। कौन अच्छा शिल्डिंग करेगा, मतलब किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होगा। तो जिसका साइज छोटा, अब एक ही कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दूं और बड़े कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दूं, तो किस केस में रिपल्सन ज्यादा होगा बताओ तो। छोटे कमरे में ज्यादा रिपल्सन होगा ना, जिसका साइज छोटा है। जो कमरा बड़ा है उसमें रिपल्सन कम होगा। तो ऑर्डर ऑफ शिल्डिंग क्या हो जाएगा, ठीक है। ये साइज का ऑर्डर गलत लिखा हुआ है ना, यस उल्टा लिखा हुआ है, ये साइज का ऑर्डर उल्टा लिखा हुआ है। ये ऐसा होता है, एफ का साइज सबसे बड़ा होता है, देन डी, देन पी और दे सबसे छोटा एस। तो जिसका साइज छोटा है उसमें शिल्डिंग ज्यादा होगा। तो सबसे अच्छा शिल्डिंग कौन करेगा, एस, देन पी, देन डी और सबसे खराब एफ। हाँ, ठीक है, तो सही है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है क्या, अच्छा हिल रहा है इसकी वजह से, ठीक है। हाँ, ये वाला टी शर्ट का है ना, ये जो पुराना वाला था ना, इसमें प्रॉब्लम ही है। ऊपर लगाए क्या, ये निकल जाएगा, अभी भी हिलेगा। एक मिनट, एक मिनट, वो वाला माइक दे दीजिए फिर। हाँ वो दे दीजिए, कोई बात नहीं, वो जब आएगा देख लेंगे, ठीक है।
अब ठीक है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। देख लीजिए उधर एक बार। हेलो हेलो हेलो, अब ठीक है, अब ठीक है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो यह चीज समझ में आया कि ऑर्डर ऑफ सील्डिंग क्या होगा। आपका एस बहुत अच्छा सील्डिंग करेगा क्योंकि साइज छोटा है तो इसमें रिपल्सन ज्यादा होगा। और ये दोनों क्या करते हैं, पुअर सील्डिंग करते हैं। ये पुअर सील्डिंग करते हैं, इनका सील्डिंग बहुत खराब होता है। ये बात अगर नहीं समझ में आई है तो लेंथ एंड वाइड नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ये पुअर सील्डिंग करते हैं, ये खराब सील्डिंग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका डी और एफ का साइज बड़ा होने की वजह से इनके इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन कम होता है और इनकी सील्डिंग सबसे खराब होती है। डी और एफ की सील्डिंग सबसे खराब होती है। ठीक है, डी और एफ की सील्डिंग आपकी खराब होती है। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहां दिल लगा देते हैं, एक इसको एकदम दिल में बैठा लो। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ सील्डिंग, सबसे खराब सील्डिंग किसकी होगी? डी और एफ की। इसमें रिपल्सन क्या होगा? कम होगा। ठीक है, ये पॉइंट इज, देखो क्या बताया गया, ये पॉइंट पहले देखो क्या बताया गया आपको। क्या बताया गया कि ये आपका ऑर्डर ऑफ साइज है। एस छोटू सा होता है, पी आपका डंबल होता है, डी डबल डंबल की तरह होता है, एफ बहुत बड़ा होता है। तो इसका साइज छोटा है, तो जिसका साइज छोटा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन डालोगे तो रिपल्सन क्या होगा? ज्यादा होगा। यहां रिपल्सन ज्यादा होगा, जहां रिपल्सन ज्यादा वहां सील्डिंग ज्यादा। सिंपल पॉइंट है। तो देखो, एस में रिपल्सन ज्यादा तो सील्डिंग ज्यादा, एफ में रिपल्सन कम तो सील्डिंग कम। एफ में पुअर सील्डिंग होगी? बोल भाई, बोल बोल, जल्दी बोलो। क्लियर है? ओके, ये चीज नहीं समझ में आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। फटाफट बता दो, समझ में आया कि नहीं? सील्डिंग, सील्डिंग समझ में आया कि नहीं आया? सील्डिंग समझ में आया कि नहीं आया? ऑर्डर ऑफ सील्डिंग समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। क्लास को इंटरेक्टिव बनाते ऐसे ही पूछते रहेंगे चैट्स में तो तुम लोग पता ही नहीं क्या करते रहते हो। ठीक है, सील्डिंग इज नथिंग बट द रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितना रिपल्सन कर रहा है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कितना रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इसमें भी किसी को डाउट है क्या? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, 2 नेगेटिव के बीच में रिपल्सन होगा ना हमेशा। अरे 2 नेगेटिव के बीच में रिपल्सन होगा ना। 2 लड़कियां पूरा झोंटा झोंटी करती है ना, लड़ाई करती है ना, इसका झोंटा पकड़ के वो नोचती है, उसका झोंटा पकड़ के वो नोचती है ना। देखा अभी 11-12 की लड़कियां आज भी देखते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, सर मेरा बाल खींच रही है, मेरा झोंटा खींच रही है। झोंटा समझते हो ना, बाल। ठीक है, बाल। अच्छा, पोल गया ही नहीं। अच्छा, एरर एरर एरर। अब गया क्या? अब गया क्या बताओ? तो 2 निगेटिव में रिपल्सन होगा ना, तो 2 लड़कियां कितना एक दूसरे का झोंटा खींच रही है, कितना रिपल्सन हो रहा है, उतना ज्यादा सील्डिंग होगा। ठीक है, तो 2 लड़कियों को हमने छोटे घर में रखा तो क्या होगा? ज्यादा झगड़ा होगा, ज्यादा रिपल्सन होगा। बड़े घर में रखेंगे तो कम झगड़ा होगा, कम रिपल्सन होगा। आया बात समझ में? आया? एक लड़का और एक लड़की में अट्रैक्शन होगा, 2 लड़कों में भी क्या? रिपल्सन होगा। ऐसे समझो। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव नेट अट्रैक्शन को बताता है और सील्डिंग क्या है? ये क्या करता है? ये रिपल्सन को बताता है। ठीक है, दो सेम टाइप के चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन को बताता है। ठीक है, अब समझ गए, कभी नहीं भूलेंगे। चलिए, 90% बच्चों को समझ में आ गया, 10% बच्चे डाउट में पूछ लेंगे, हम बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं और इसके लिए मैं एक मीम लेके आया हूं आपके लिए। ये इससे होगा। हेलो 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 कंप्यूटर जी, इधर इससे होगा ना पीपीटी? यही है पीपीटी है ना, कुछ
गड़बड़ है क्या? पीपीटी है ना? नेक्स्ट नेक्स्ट वाला कहां से आया? यहां है। ये जाएगा आवाज? देख लेते हैं, नहीं जाएगा तो माइक। इसका आवाज जा रहा है तुम लोगों को? सुन लीजिए आप। आवाज नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा। माइक चेंज, माइक चेंज, माइक चेंज। आज माइक चेंज बहुत होगा। इसको लगाए रहते हैं, उसको भी लगा लेते हैं। आप वहां से चेंज करते रहिएगा, दोनों लगा लेते हैं, ठीक है? सुनाते हैं सुनाते हैं सुनाते हैं। वेट वेट, दोनों माइक लगा लेते हैं, दोनों माइक लगा के पढ़ाते हैं। दीजिए। हाँ, वहां से आप चेंज कर लीजिएगा। ये वाला इस एक्चुअली इस माइक से सुनाई देगा। ये वाला इससे सुनाई देगा, ठीक है? अब देखना। किसने बोला था खोलने के लिए? किसने बोला था? तो क्या ये भी मेरी गलती है? नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। मेरी गलती है। अब भाई साहब मेरी गलती है। देखो लड़ाई झगड़ा करके यहाँ तमाशा मत बना। देखो फिर से चला देते हैं, बड़ी मेहनत से बनाए। किसने बोला था? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। मेरी गलती है। मेरी गलती है। भाई साहब मेरी गलती है। देखो लड़ाई झगड़ा करके यहाँ तमाशा मत बना। एक बार फिर से, बस लास्ट बोल रहा। किसने बोला था? सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। मेरी गलती है। मेरी गलती है। भाई साहब मेरी गलती है। देखो लड़ाई झगड़ा करके यहाँ तमाशा मत बनाओ। ठीक है, तो इसमें ठीक है, आवाज जा रहा है? क्लियर सुनाई? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? इसको पकड़ लीजिए तब, ठीक है? तो देखो इसमें मीम में क्या बताया जा रहा है कि ये हाफ फील्ड कह रहा है जब भी डी और एफ में कोई एक्सेप्शन आता है तो हाफ फील्ड कहता है मेरी गलती है, और लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन कहता है मेरी गलती है, क्योंकि सारा एक्सेप्शन का जड़ ये दोनों ही है। पूरा एक्सेप्शन इन दोनों की वजह से आता है, या तो लेंथ एंड वाइड की वजह से आएगा या हाफ फील्ड फुल फील्ड की वजह से आएगा, ठीक है? तो पीरियोडिक ट्रेंड से शांत करेगा कि तुम लोग शांत हो जाओ। बड़ी मेहनत से बनाया मैंने इसको आज सोच के, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चलो तब हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, ये बात आप लोगों को पता चल गया। कहां से आएगा पीपीटी? ओ कहां से आएगा? ये रहा ना नोट, यहां से, ठीक है? चलो फिर हेरा फेरी नहीं ना है, कोई और मूवी है ये जिसमें वो टिचकुले रहता है ना, ये टिचकुले नाम रहता है इसका, वो वाला सीन है ये मैं बहुत मुश्किल से काट के निकाला इसको, जिसमें वो क्या रोड रोलर होता है ना, रोड रोलर पे का वो चालू नहीं होता है, तो ये चालू करने के लिए उसको खोलता है तो पूरा सब लोग रंग बिरंगे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, सुंदर दिखते हैं, वैसा, ठीक है? हाँ वही वाला है ये सीन, ठीक है? चलो हाँ, खट्टा मीठा, ये दिख रहा है क्या? आते हैं इस पे, इसकी जरूरत नहीं है, नहीं भी दिखेगा तो काम चला लेके। दिख रहा है ये विजिबल है, इतना सुंदर दिख रहा है, लेकिन यहां नहीं दिख रहा है। जो वहां दिखता है यहां नहीं दिखता, जो यहां दिखता है वहां नहीं दिखता। क्या करते हो भाई, क्या करते हो? ठीक है, चलो अब ध्यान दो, आते हैं उस पे। ओके, बात करते हैं उसका, ध्यान से, सब लोग ध्यान से देखेंगे, सब लोग ध्यान से देखेंगे, एकदम ध्यान से देखेंगे। देखिए आप लोग, ये कौन सा सीरीज है? 3D सीरीज। कौन सा सीरीज है? 3D सीरीज। ये कौन सा सीरीज है? 4D सीरीज। ये कौन सा सीरीज है? 5D सीरीज। ये कौन सा पीरियड है? 4th पीरियड। ये कौन सा है? 5th। ये कौन सा है? 6th। ठीक है, तो आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में यह भी पता होगा कि जो पीरियड नंबर रहता है उसमें उतना ही सेल रहता है। जैसे 4th पीरियड में 4s आपने देखा ना, तो 4 सेल रहेगा, 4 सेल रहेगा। तो 4 सेल का क्या मतलब? एक सेल तो रेडियस छोटा, एक सेल और बड़ा तो रेडियस बड़ा, एक सेल और बड़ा तो रेडियस बड़ा, एक सेल और बड़ा तो रेडियस इतना बड़ा। मतलब जैसे जैसे सेल बढ़ाओगे रेडियस बढ़ेगा।
5 पे आओगे और रेडियस बढ़ेगा, नीचे आओगे तो रेडियस बढ़ेगा, इतनी बात बताई जा चुकी है। तो जैसे जैसे तुम नीचे बढ़ोगे सेल नंबर बढ़ता है तो रेडियस बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, रेडियस बढ़ेगा, इतनी बात क्लियर है। क्यों बढ़ेगा पता है? तो अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ इसमें देखें तो इसमें ऊपर से नीचे में आने में रेडियस क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, इतनी बात पक्का है? ठीक है, रेडियस इंक्रीज करेगा। मैं थोड़ा सा इसको मिटाऊंगा, हाँ यहां लिख देता हूं, इंक्रीज करेगा। रेडियस क्या करेगा आपका? इंक्रीज करेगा, यहां से यहां तक आएंगे। तो अगर मैं इसमें आपसे ऑर्डर पूछूं, ठीक है, इस वाले में आपसे ऑर्डर पूछूं तो क्या ऑर्डर होगा? इस वाले में ऑर्डर पूछूं तो रेडियस का ऑर्डर क्या होगा? इस वाले में क्या ऑर्डर होगा? तो सबसे बड़ा LA होगा, सबसे बड़ा क्या होगा? सबसे बड़ा आपका LA होगा, लैंथेनम होगा सबसे बड़ा, फिर आपका Y होगा और सबसे छोटा SC होगा। इसमें बोलो इस पॉइंट में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है, ठीक है, इजी है, ओके। अब एक चीज देखो, इसको देखो, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 57 और इसका क्या होता है? 72। ध्यान देना, ध्यान देना सब लोग यहां ध्यान देना, ऊपर से निकल जाएगा, कुछ चमकेगा नहीं, ठीक है, चिल्लाते रह जाओगे, ध्यान नहीं दोगे तो ऊपर से निकल जाएगा। इसका होता है 57, इसका होता है 72। मतलब इसके बीच में क्या रहता है? इसके बीच में F14 रहता है, F के 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसके बीच में F के 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इतनी बात सबको पता है, रहते हैं। इस पॉइंट में किसी को डाउट कि LA और HF के बीच में F के 14 एलिमेंट रहते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इतना क्लियर है? ओके। अब देखो, जब Ti से Zr में आएंगे तो रेडियस क्या होगा? इंक्रीज करेगा, Ti से Zr में आएंगे तो रेडियस इंक्रीज करेगा। लेट्स से Ti का रेडियस आपका छोटा है, छोटू सा है, इतना छोटा है, क्या बन गया? ये स्क्वायर बन गया क्या? इतना छोटा सा है, Ti का रेडियस आपका इतना छोटा सा है। Ti से Zr में आए, Ti से इधर लिख देते हैं, थोड़ा इधर मूव करेगा, इससे होगा क्या? हाँ, यहां देखो, ये Ti का रेडियस है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? नीचे आएंगे तो सेल नंबर बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, तो अब रेडियस बड़ा हो गया, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, रेडियस बड़ा हो गया। देखना ध्यान से देखना, ऊपर से उड़ जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, नहीं देखोगे तो फिर मुझे मत बोलना नहीं समझ में आया, ठीक है? तो रेडियस बड़ा हो गया जैसे Ti से Zr में आएंगे। तो हमने उम्मीद किया था कि जब Zr से HF में आए तब भी रेडियस बड़ा हो, तो बना देते हैं। तो रेडियस आपका जब HF में आए तब भी रेडियस और बड़ा हुआ, ये रेडियस और बड़ा हुआ, आपने ऐसा माना, ठीक है, आपने ऐसा माना था, सबने ऐसा माना था, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। इसी के लिए तो बैठा हुआ है लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ इसको समझते हैं, क्यों नहीं हुआ? चैट ऑफ, यस, वेरी इंपॉर्टेंट जा रहा है तो चैट ऑफ जरूरी है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, Ti से Zr में आए, रेडियस पहले Ti का छोटा था, फिर रेडियस बढ़ा, हम HF में गए तो हमने उम्मीद किया था कि और बढ़ेगा, बट ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? हुआ क्या पहले वो बता देते हैं। हुआ क्या कि ये रेडियस इसके बराबर ही रह गया, ठीक है, रेडियस ये अगर आपका Zr का रेडियस है तो इसके बराबर ही रह गया। इसको डुप्लीकेट होता है ना, ये कहां से होता है? ये से होता है, हाँ देखिए, ये आपका ऐसा ही रह गया, ठीक है, ये रेडियस, अच्छा इसको सिलेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, इसको भी करना था। इसका देखिए, समझिएगा ध्यान से, ये कलर कॉम्बिनेशन समझिएगा ध्यान से। पहले एक बार फिर से बताते हैं, ये Ti का रेडियस था, नीचे आए रेडियस बड़ा हुआ, ठीक है। फिर आप जब HF पे गए तो आपने उम्मीद किया था कि रेडियस ऐसा हो जाए, व्हाइट कलर का जैसा, जब बड़ा सर्कल के हो जाए, लेकिन रेडियस आपका ऐसा ही रह गया, इसके बराबर ही रह गया, Zr के जैसा ही रेडियस रह गया। किसका? HF का। Zr का और HF का रेडियस बराबर हो गया। यही पता करना है क्यों हुआ, कैसे हुआ।
यही पता करना है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। यहां पर ठीक था, नीचे ऊपर से नीचे आए, रेडियस बढ़ते गया, यहां पे छोटा था और बड़ा हुआ और बड़ा हो गया। यहां पे ठीक था, SCY-LA में ठीक था, सब ठीक था SCY-LA में। मामला गड़बड़ का हुआ TI-ZR-HF में कि TI से ZR गए तो बढ़ा, यहां तक तो ठीक था, लेकिन जब ZR से HF में गए तो उम्मीद किया था कि ये ऐसा हो जाए, लेकिन छोटा ही रह गया। ऐसा क्यों हुआ ये पता करना है, ठीक है, ये पता करना है अब हम लोगों को मिलके। तो चलिए पता करते हैं ऐसा क्यों हुआ, इसको पता करते हैं, इसको पता करते हैं क्यों हुआ, ठीक है। तो देखिए यहां पर सेल नंबर क्या है, ये कौन सा पीरियड है, कौन सा पीरियड है, 4th, तो सेल नंबर 4 है। ये कौन सा है, 5, तो सेल नंबर 5 है। ये कौन सा है, 6, तो 6 में आया तो पहले रेडियस आपका यहां था, यहां से यहां बढ़ा तो जरूर, ठीक था, बढ़ा, क्योंकि सेल बढ़ रहा है, सेल ही बढ़ गया तो रेडियस बढ़ेगा, यहां से यहां रेडियस बढ़ा तो जरूर, ये बात तो पक्का है, बढ़ा। लेकिन किसी कारण से घट गया, और जिस कारण से घटा उसे लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। मतलब यहां रेडियस यहां से घटा के यहां तक लाया कौन है, लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन लाया, लेंथ एंड वाइड लाया। क्योंकि ये जो 14 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं किसका है, ये LC का है, LN का है, लेंथ एंड वाइड का है। ये लेंथ एंड वाइड सीरीज बोलते हैं ना, 14 इलेक्ट्रॉन जो पीरियोडिक टेबल में होता है, ठीक है, 14 जो होता है पीरियोडिक टेबल में, ये लेंथ एंड वाइड होता है ना, किसके किसके बीच में रहता है, LA और HF के बीच में रहता है। तो इसने घटाया है, सारा खेला कौन किया है, लेंथ एंड वाइड किया है। ये रेडियस कौन घटाया है, कौन है वो मुजरिम, वो लेंथ एंड वाइड मुजरिम है। ऐसा क्यों हुआ, लेंथ एंड वाइड ने ऐसा क्यों किया, चलिए ये जानते हैं, ठीक है। अब आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि जब हम LA से HF में जा रहे थे तो क्या क्या हो रहा था। तो LA का एटॉमिक नंबर 57 था, इसका 72 था, तो 57 से 72 में गए तो क्या बढ़ा, प्रोटॉन बढ़ा। 57 से 72 में गए तो प्रोटॉन बढ़ा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज किया, ठीक है, पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। व्हेन वी मूव फ्रॉम, जब अगर हम मूव करते हैं, मूव फ्रॉम LA टू HF, तो क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस, प्रोटॉन बढ़ा, प्रोटॉन बढ़ा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस, प्रोटॉन बढ़ा, प्रोटॉन बढ़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां ये जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन है, ये बढ़ा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बढ़ा, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ा, तो रेडियस घटा। रेडियस घटेगा, प्रोटॉन बढ़ रहा है तो घटेगा ना, बोल भाई, घटेगा ना, रेडियस घटा। और घट के ये रेडियस घट के कुछ यहां तक आ गया, मान लो कि यहां तक आ गया, अंदर तक आ गया। ये जो आपका ग्रीन वाला लाइन है ना, इससे भी कम हो गया, इससे भी कम हो गया, ठीक है, ये इससे भी कम हो गया। अब एक और चीज तो हो रहा है कि जब हम इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो प्रोटॉन बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन उतने से ही बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किया, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किया तो रिपल्सिव फोर्स भी तो बढ़ा, रिपल्सिव फोर्स भी तो इंक्रीज हुआ। तो जनरली क्या होता था, जब हम मान लो वही बात है, जब हम वाई और जेडआर की करते थे तो यहां भी यहां से जाने में प्रोटॉन बढ़ता था, इलेक्ट्रॉन बढ़ता था, तो प्रोटॉन क्या करता था, रेडियस को घटा के यहां लाता था, तो इलेक्ट्रॉन वापस से बढ़ा के यहां ला देता था, मामला फिट हो जाता था। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बढ़ने का कोई इफेक्ट नजर नहीं आता था। लेकिन यहां पर क्या है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है F का है, और हम लोग अभी पढ़े कि F का सील्डिंग बहुत ही खराब है, F का सील्डिंग जो है ये बहुत ही खराब है, F का जो इलेक्ट्रॉन है ये रिपल्सन बहुत खराब करता है। तो हमने इससे उम्मीद किया था, ठीक है, हमने इससे उम्मीद किया था कि ये जो रेडियस घटा है वापस से बढ़ा के यहीं लेके चला जाए, वापस से बढ़ के यहीं चला जाए, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बढ़ने से जो रेडियस घटा था उसको इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन क्या करे, नलीफाई कर दे, इक्वेट कर दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये नालायक बेटा है। हमने इसे उम्मीद किया था कि जितना प्रोटॉन उधर से खींच रहे हैं उतना तुम धक्का दे दो, सब बराबर कर दो, जो मेरा रेडियस बढ़ा है उसको कम मत होने दो। मतलब ये नालायक है, ये फ्लोरीनवा तो ये आपका F वाला तो क्या है, F तो आपका नालायक है ना, F ऑर्बिटल,
ठीक है, ये अच्छा शील्डिंग नहीं करता है, अच्छा रिपल्सन नहीं करता है, तो ये इसका रिपल्सन बहुत खराब है, तो ये ज्यादा रिपल्सन कर नहीं पाएगा। ठीक है, ज्यादा रिपल्सन नहीं करेगा तो कितना करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहीं तक ला पाएगा। तो जो रेडियस आपका जेडर का था वही एचएफ का हो जाएगा। तो ये पूरा गेम है, इसको समझना है। ठीक है, एक बार फिर से, टीआई से जेडर में आए, रेडियस बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। जेडर से एचएफ में गए, हमने उम्मीद किया था, हमने क्या उम्मीद किया था कि रेडियस आपका ये व्हाइट वाले के बराबर हो, रेडियस इतना बड़ा हो। ठीक है, रेडियस आपका इतना बड़ा हो, लेकिन रेडियस इतना बड़ा, ठीक है, नहीं मिला। रेडियस कितना बड़ा मिला, ये ग्रीन वाले जैसा मिला, इतना ही बड़ा मिला। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हम La से HF में आए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अट्रैक्ट होकर यहां आ गया। अब हमने उम्मीद किया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ा है, तो रिपेल करके वापस वहीं भेज दे, बट वापस वहां नहीं भेज पाया, ये यहीं तक भेज पाया, यहीं तक भेज पाया, ग्रीन लाइन तक ही भेज पाया, ग्रीन लाइन तक ही भेज पाया। देखो चमक रहा है। ठीक है, तो ये लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन है, जिसकी वजह से, इस लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपके जितने भी 4D सीरीज हैं, ठीक है, रेडियस ऑफ 4D सीरीज इज इक्वल टू 5D सीरीज। 4D और 5D का सब का रेडियस बराबर हो जाएगा। CD का बराबर होगा HG के, JR का बराबर होगा HF के। ठीक है, ये मस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, उसी को यहां पर एक और डायग्राम से दिखाया गया है। ये डायग्राम है, ये आपका न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है बहुत सारे। ठीक है, ये आपका क्या है, F इनर F ऑर्बिटल है, F के इलेक्ट्रॉन से। ये क्या है, F के कुछ इलेक्ट्रॉन दिखाए गए, 14 होते हैं, कुछ दिखाए गए। ठीक है, और ये आउटर से इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये आउटर इलेक्ट्रॉन, इसमें D का इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, S का इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। सबसे आउटर में कौन रहेगा, S का इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, तो ये F का जो इलेक्ट्रॉन है, ये F का इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो दिखा रिपल्सन बिटवीन आउटर एंड इनर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ शील्डिंग यहां पे लिखा हुआ है SPDF का। ये अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन को ये दिखा रहा है, ये क्या है, अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन को दिखा रहा है। ठीक है, ये आउटर इलेक्ट्रॉन का भी यहां भी क्या होगा, ये भी आपका अट्रैक्शन है। जो रेड कलर से दिखाया गया पूरा अट्रैक्शन है। ये आपका क्या है, इनर इलेक्ट्रॉन्स है, इनर F ऑर्बिटल, लेस शील्डिंग, इसका शील्डिंग खराब है, ये रिपेल नहीं कर पाया। इससे इन सब नालायकों से उम्मीद किए थे, इन सब नालायकों से, इस नालायक से, इस नालायक से, इस नालायक से उम्मीद किए थे कि रे जितना ही खींचेगा ना तुम उतना ही धक्का दे देना। इससे उम्मीद किए थे कि जितना ही खींच रहा है ना तुम उधर से उतना ही धक्का दे देना, बराबर कर देना। लेकिन ये नालायक है ना, ये नालायक निकले, इनका शील्डिंग खराब है। ये खींच रहा था तो ये धक्का दे देता, मामला फिट हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि ये नालायक है। और ये नालायक कौन है, लेंथ एंड वाइड वाले हैं। तो इस वजह से पूरा गेम हुआ, यही लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन है। अच्छे से लिख के समझाएंगे, लिखा हुआ है पूरे पीपीटी में। ठीक है, तो पॉइंट लिखने पे मत जाओ, समझने पे जाओ, लिखवाने वाला हूं मैं तुरंत, सिर्फ समझने पे जाओ। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं चैट्स ऑन कर रहा हूं। ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। थोड़ा सा रुक जाओ, देखो वही जो चीज बताया गया उसी को यहां लिखा गया है कि यह आपका 3D है, यह 4D है, यह 5D है। तो होगा क्या, जितने आपके 4D 5D वाले हैं सबका रेडियस बराबर होगा। जेडर का बराबर HF के होगा, NB का बराबर TA के होगा, MO का बराबर W के होगा, TC का बराबर RE के होगा, RU का बराबर OS का होगा, RS का बराबर IR का होगा, PD का PT के बराबर, AG का AU के होगा, CD का AG के होगा। ठीक है, यहां पर ये Y और LA बराबर नहीं होगा, यहां तो इंक्रीज कर रहा है क्योंकि इसके बीच में आया है कौन, 14। सारा खेला कौन किया है, ये F14 लेंथ एंड वाइड। इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्शन जो घटा रहा है, रेडियस को घटा रहा है ना, देखो घटा रहा है ना, ये तो बेचारा बढ़ के यहां तक आ गया था, ये तो यहां तक रेडियस आ गया था, ये रेडियस बन गया था, लेकिन घटाया कौन, यहां तक लाया कौन, लेंथ एंड वाइड। ठीक है, लेंथ एंड वाइड किया, समझ में आया। चलो अब चैट्स ऑन है, अब बता दो भाई, बताओ।
एक्सप्लेनेशन में तो जान लगा देंगे। इसकी ऐसी मजाल ही नहीं जो समझ में ना आए। केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऐसी मजाल नहीं जो समझ में ना आए। मेरा एक डायलॉग है कि समझा के छोड़ेंगे, जब तक समझ में नहीं आएगा छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, एक मेरा रील वायरल हुआ था कि जब तक पढ़ाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो जब तक समझाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अगर समझ में आए तो दिल का थोड़ा सा दिल का स्पैम कर दो, तो ढेर सारा दिल भेज दो, थोड़ा हम भी दिल देख लें तुम लोगों का। नोट करवा रहे हैं, टेंशन मत लो, नोट करवा रहे हैं, नोट करवा रहे हैं, नोट करवा रहे हैं, घबराना नहीं है। थैंक यू इतने सारे प्यार के लिए। जब हम इतनी मेहनत करते हैं और कोई शाबाशी दे तो अच्छा लगता है ना। तो आप लोगों का ये जो प्यार आता है, मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को और ज्यादा अच्छे से मेहनत करने के लिए। चलिए चलिए, तो सारा खेला कौन कर रहा है? सारा खेला कौन कर रहा है? लेंथ एंड वाइड कर रहा है। हमारे भोजपुरी में ना जब शादी होता है तो जब तिलक चढ़ता है, ठीक है, तिलक चढ़ता है, तिलक तो हर जगह चढ़ता होगा, तो बिहार में जब तिलक चढ़ता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो दूल्हा होता है तैयार होके आंगन में आता ही नहीं है, सब लोग बैठा रहता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। सब लोग बैठा रहता है, मतलब तिलक में क्या होता है कि बहुत सारा सामान लेकर लड़की वाले जाते हैं, अब लड़के का इंतजार किया जाता है कि लड़का आए तो उसका तिलक चढ़ाया जाए, राइट, ऐसा होता है। तो लड़का आंगन में आता ही नहीं है, क्योंकि मान लो क्या होता है कि उसका कुछ तय दहेज चलता है ना, तो कुछ तय हुआ है कि सिकरी मिलेगा, सोना का सिकरी मिलेगा, राइट, तो सोना का सिकरी मिलेगा। अब मान लो उसको नहीं मिला है, चाहे कुछ पैसा कम मिल गया है, तो लड़का अंदर से बाहर नहीं आता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो अब लड़के को तो नहीं मिला है कुछ जो मिलना चाहिए था, तो वहां पे मतलब फिर किसको क्वेश्चन किया जाता है? अगुआ होता है एक जो शादी कराता है। तो लेडीज लोग गाना गाती है कि सारा खेला कोइले अगुआ रे माई। तो वही काम है, ये पूरा जो खेला है कौन कर रहा है? लेंथ एंड वाइड कर रहा है। ठीक है, पूरा खेला लेंथ एंड वाइड कर रहा है। ठीक है, तो वहां पे गाना गाया जाता है कि जो पूरा खेला है ना अगुआ कैले बा, जो अगुआ है ना वो पूरा खेला कौन किया है? अगुआ किया है। तो यहाँ पूरा खेला कौन किया है? लेंथ एंड वाइड किया है। हाँ, मजा आया। हाँ, और भी बहुत गाना गाते हैं लोग गाँव भोजपुरी शादी में। ठीक है, हमारे एक सर की शादी थी, मेरे एक फ्रेंड थे, तो वहां पे बहुत सारे टीचर लोग गए थे। अब उनको क्या पता कि बिहार की शादी में तो गालियां होती है। ठीक है, तो सबका नाम लिख लिख के हम जाके दे आ रहे थे। फिर सबको गालियां पड़ रही थी। चलो चलो चलो। अगुआ बोलते हैं उसको, अगुआ जो शादी कराता है। हाँ, बिचवलिया। गांव का फील आ गया ना, तुम तो गांव से ही हैं, पर जब गांव थोड़ा रहना कम होता है। हाँ, गाली गाते हैं ना, मताए बहनें गाली गाती हैं, ये तो मतलब हमारे रामायण में भी शायद इसका जिक्र किया गया है कि ये परंपरा है, ये रिवाज है, अच्छा लगता है उन लोगों को गाली सुन के। चलो, अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, लिख लें, छाप लें। ठीक है, तो तब तक तुम लोग छाप लो, थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो जाऊं। कहां से नहीं छापे हो वहां से छाप लो। किसी को छापना है तो ये वाला पेज आई थिंक आप लोग छाप लिए थे, इस पेज को छाप लीजिए। छापना है तो छाप लीजिए, जब तक मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूं। अब मेरी शादी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि मेरी शादी बिहार में हुई ही नहीं थी। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था।
इसको छाप लो। आते हैं डाउट्स पे। हाँ, डाउट्स आज एक बार भी नहीं लिया है, समझाने में पूरा घुस गए हैं, तो इसको छापो, तब तक मैं डाउट भी ले लूंगा। इसको छाप लो, 30 सेकंड का टाइम है, ओनली 30 सेकंड। 30 सेकंड हर पेज में आपको दिया जाएगा छापने के लिए, छापने के लिए 30 सेकंड दिया जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है, इसको छाप लो, छाप लो, छापते रहो। मेरे बारे में यहां मत पूछो, ढूंढो, सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। बच्चे तो इतने कहां कहां तक पहुंच जाते हैं। एक बच्चा तो हद कर दिया था, पता नहीं मेरे घर का एड्रेस कहां से पता कर लिया, मैं हैरान हो गया था। तो बच्चे तो कुछ भी पता कर लेते हैं, 2 साल पहले की बात है ये। हाँ, जागते रहो तो तब गांव में सुनने को मिलता जब चोर आते थे, तो चोर आते थे तो चिल्लाते रहते, जागते रहो, जागते रहो। चलो छाप लिए, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको छापो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। कर देंगे अभी तो, छाप रहे ना बच्चे, थोड़ा सा उनको एंजॉय भी कर लेने तो, फिर चैट ऑफ कर देंगे। डन डन डन, छाप लिए, छाप लिए, छाप लिए, ओके। इसमें कुछ छापना नहीं है, इसको छाप लो, बना लो अच्छे से, ये बना लो, दिख रहा है ना अच्छे से, छाप लो इसको, बना लो डायग्राम। सब्र करना पड़ता है, कुछ बच्चे घबरा गए थे, छापने नहीं देते हैं, ठीक है, थोड़ा सब्र करना पड़ता है, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। सब कुछ तो नहीं मिल पाएगा, सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में, तो तमन्ना किसकी करोगे, है ना। तो सारे टीचर में सब कुछ नहीं मिलेगा, हर टीचर यूनिक है, स्पेशल है, एवरी टीचर इज यूनिक। अगर वही पीडब्ल्यू की बात है तो पीडब्ल्यू में तो और भी चुन चुन के टीचर लाए जाते हैं, हर टीचर में कुछ ना कुछ यूनिक होता है। भोजपुरी सॉन्ग एक और, मतलब यहाँ गाना चल रहा है, छापो इसको। मैं मतलब जब पढ़ाई लिखाई नहीं करता था, मेरा स्टोरी काफी डिफरेंट है। मैं 10 साल तक, 11 साल तक स्कूल नहीं गया था, तो मामा के घर रहता था, तो छज्जा पे बैठ के 2-3 बजे 1 घंटा लगा पूरा भोजपुरी गाना गाता था। ऐसे ही, कोई काम नहीं होता था, और जोर जोर से गाता, सब सुनते थे द्वार में आके, जो समझ में आता था, ठीक है। तो वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है, उस समय अलग थे, अब अलग हो गए हैं थोड़ा, ठीक। बट भूले नहीं है, गाँव को भूले नहीं है, आज भी गाँव सबसे ज्यादा प्यारा है। जो गाँव में सुकून है वो शहरों में कहाँ, ठीक है। वो रात की चांदनी, वो मतलब रात में छत पे सो और वो टिमटिमाते तारे नजर आते हैं, झिंगुर की आवाज, क्या फील है भाई, क्या फील है, क्या मजा आता है ना। तो बहुत मजा आता है गाँव में रहने में। छाप लिए, चलिए इसको छापो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अच्छे से छापना, समझ समझ के छापो, समझ समझ के छापो। When we move from La to Lf, number of proton increases, number of electron also increases। तो इनसे क्या होगा, ये शॉर्ट में लिख देते हैं, इससे क्या होगा, ओए होए, इससे क्या होगा कि जो आपका F अट्रैक्टिव है ये इंक्रीज करेगा, और इससे क्या होगा, आपका F रिपल्सिव इंक्रीज करेगा, दोनों इंक्रीज करेगा। इसको भी लिख लो। छापो छापो छापो। अब नहीं सुनते यार भोजपुरी गाना, अब याद नहीं है, ठीक है। उस समय के भोजपुरी गाने थोड़े अच्छे भी होते थे, ठीक है, तो हम सुनते थे। ओढ़नी के रंग पियर वाले गाने होते थे, शुद्ध गाने होते थे। चलो छाप लो, छाप लिए, अब आ जाओ समझाते हैं फिर।
इसको भी छाप लो। तो पॉइंट समझना है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से होगा क्या, ड्यू टू एलसी, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, रेडियस ऑफ 4D सीरीज will be इक्वल टू 5D सीरीज। 4D सीरीज का रेडियस, ठीक है, 5D सीरीज के बराबर होगा। ठीक है, चलो इसको छाप लो। देखो ये, देखो मैं बोला था ना कि कैस्ट्रिक याद करना क्यों जरूरी है। अब तुमसे क्वेश्चन मैं दूंगा, अगर अभी मैं क्वेश्चन देता हूं, एक पोल देता हूं और एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देखो आराम आराम से लिखूं तो मैं भी अच्छा लिख सकता हूं, बट मेरा टाइम पूरा चल जाता है समझाने पे, इसलिए थोड़ा फास्ट लिखना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम रेडियस, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन सेट करने के लिए थोड़ा सा मुझे फोन भी चलेगा, मेरा एक पीरियोडिक टेबल होना चाहिए। जे TIZR, बी है ZRHF, सी है ZNCD, डी है MOW, ई है MOW हो गया, TIZR हो गया, CDHG, और अब ऑप्शन इसका बनेगा ऑप्शन ए। ठीक है, 1। मेरा फोन बंद हो गया क्या, तो इसका आंसर निकालना है मुझे, तो ये खुल जा भाई। हाँ, तो TIZR, तो इसमें लिख देते हैं ए एंड ई। सेकेंड है ऑप्शन जेडन से नहीं, ठीक है, बी एंड सी। थर्ड है ऑल, और फोर्थ है डी एंड ई। चलिए ये थर्ड है और ये फोर्थ है, बताइएगा। बोल दे रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं। अब जिसको ट्रिक नहीं याद होगा उससे सवाल नहीं बनेगा। नहीं, ये ऑप्शन बना दिया ना, हाँ, और अच्छा वो भी कर सकते थे, बिना इसके भी कर सकते थे, तो वही कर देते हैं, मल्टीपल चॉइस कर देते हैं। एक मल्टीपल चॉइस भी हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, फिर मल्टीपल चॉइस कर लेते हैं। तो मल्टीपल चॉइस में सही गलत कैसे पता चलेगा, अच्छा वो तो हाँ, चलिए बनाइए, सवाल बनाइए। बनाइए, सॉल्व कीजिए, पोल गया है ना। हाँ हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। टाइम और ज्यादा देना चाहिए था, टाइम ज्यादा देना चाहिए था। काट के फिर से कर देंगे। अच्छा, पता चल जाए, गलत आंसर दे देंगे। ये जिसको ट्रिक नहीं याद है एलिमेंट याद करने का, उससे नहीं बनेगा। अच्छा, इसमें ई ऑप्शन है ही नहीं, तो गड़बड़ हो गया ना। स्टॉप पोल, स्टॉप
स्टॉप स्टॉप, तो ये आ जाएगा क्या? ओके ठीक है, तो फिर से करते हैं पोल, इसको कुछ दे देते हैं, ठीक है, इसको हम इग्नोर करते हैं, फिर से दे रहा है, ठीक है, फिर से दे रहा है, तो सिंगल चॉइस ही होगा, इसमें से कोई एक ही करेक्ट है, ये बना दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो अब टाइमिंग थोड़ा ज्यादा देते हैं, पूरा टाइमिंग लो और बनाओ। बनाओ बनाओ। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। आवाज आ रहा है? आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ई भी सही है। चलो ये ठीक है, मोस्ट करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर तो दे सकते थे ना, ई में लगाना भूल गया था। तो अब अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, इनमें से कौन ऑप्शन सही है? तो देखो आपका बी सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि जेडआर और एचएफ का भी बराबर होता है। बी एंड सी नहीं 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 नहीं, सारा ऑप्शन गलत है, फिर बी एंड डी आर करेक्ट। चलो मैं बता दूंगा, इस पोल का कोई लेना देना नहीं है, सॉरी, को कुछ दे के खत्म कर दें तो बी ही दे के खत्म करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये आंसर गलत मैंने लगा दिया है। सवाल बनाते हैं, सवाल तो ठीक है, ठीक है, सवाल तो ठीक है ना, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। आपको यह बताना था कि इनमें से कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम रेडियस, किसका रेडियस सेम है। तो क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किसके नीचे कौन है, किसके नीचे कौन है, ये देखना पड़ेगा। तो देखो टीआई के नीचे जेडआर है, टीआई के नीचे जेडआर है, लेकिन रेडियस किसका बराबर होता है? 4D और 5D का, इन दोनों का बराबर नहीं होता है, तो ए आपका रॉन्ग है, ठीक है। बी पे आ जाओ, बी क्या है? जेडआर एचएफ, तो जेडआर एचएफ कहां है? जेडआर और एचएफ किसका बराबर होता है? 4D 5D का, तो ओके है, ये आपका सही है। फिर जेडएनसीडी पे आओ, जेडएनसीडी, तो जेडएनसीडी इसका बराबर नहीं होता, यहां तो बढ़ता है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत है, ठीक है। एमओडब्ल्यू, एमओडब्ल्यू पे आ जाओ, एमओ कहां है? ये दोनों बराबर होगा, ठीक है, ये दोनों बराबर होगा, तो ये आपका सही है। सीडीएचजी, सीडीएचजी पे आओ, सीडीएचजी ये भी क्या होगा?
ये भी क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये 4D का है, ये 5D का है, तो ये भी आपका सही आंसर होगा। तो 3 आपके सही आंसर है। बोलो, तो इसको एग्जाम में कैसे बनाओगे? एग्जाम के लिए बनाने के लिए तो आपको ट्रिक याद होना चाहिए, एक के नीचे एक लिखने आना चाहिए। तो आपको ये याद होना चाहिए, साइंटिस्ट भेकर मैन फी कोनी कूजन, ठीक है। फिर यश जरदार नवाब मोबाइल टेक्नोलॉजी, रसिया में रोहित प्रसाद अग्रवाल चौधरी के पास है, ठीक है। फिर ललित हफ्ता वसूला रिटर्न उस आयरन प्रताप का किया जिसने AUSG दिया। अगर ऐसे एलिमेंट याद रहेगा तभी तो तुम देख पाओगे किसके नीचे कौन है, तभी तो तुमको पता चलेगा कि जेडार के नीचे HF है, जेडार के नीचे HF है, तभी तो तुमको पता चलेगा कि CD के नीचे HG है, जान CD देख रही होगी, ठीक है। तभी तो तुमको पता चलेगा कि MO के नीचे W है, MO के नीचे W है। आ रही है बात समझ में? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सवाल समझ में आया क्या सबको? ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? इसका वोट कर लेते हैं, वोट का पोल कर लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। ये सवाल समझ में आया सबको? टाइमिंग ज्यादा चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं, फटाफट कर दो, पोल काट देंगे। समझ में आया? समझ में आया? ये सवाल समझ में आया? गलत बात है सर, क्या हुआ? अच्छा तुम मजाक कर रहे हो, ठीक है। चलो तो समझ में आ गया। थोड़े बच्चों को नहीं आए तो आसान है भाई। ये बताया गया कि ये आपका 3D है, ये 4D है, ये 5D है। तो 4D और 5D का बराबर होगा, जेडर का बराबर होगा HF के, NB का बराबर होगा TA के, MO का W के, TC का RE के, RU का OS के, RH का IR के, PD का PT के, AG का AU के, CD का HG के। स्वाहा, दैट्स इट। बस इतनी सी बात है। इसमें और क्या है जो तुम्हें समझ में नहीं आया? इसमें ऐसा क्या है जो तुम्हें समझ में नहीं आया? अरे कोई बात नहीं, तुम रैंकिंग का टेंशन मत लो, एक दिन सवाल कराएंगे 20 सवाल, तब तुम्हारी रैंकिंग देख लेंगे। सवाल करा देंगे इसी का 20 सवाल लगातार। अरे हमारे एक क्लास में 100 सवाल कराते हैं हम, 100 सवाल, 100 क्वेश्चन इन 1 क्लास। वीडियो कॉल करेंगे आज, एक क्लास में 100 सवाल कराते हैं, टेंशन मत लो, देख लेना, बहुत सारे वीडियोस होंगे मेरे। अब चलो इसके पॉइंट्स को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। ये सारी चीजें समझ चुके, अब पॉइंट्स पढ़ना है जो तुम नोट कर सकते हो। रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट 3D टू सेकेंड 4D सीरीज ऑफ द एलिमेंट। 3D से 4D में जाओगे, बढ़ेगा, ठीक है, पहले बढ़ेगा। बट द रेडियाई ऑफ 5D सीरीज are virtually same as those of corresponding member of second series, that is 4D सीरीज। ये वही बात कह रहा है, ठीक है, सिंपल है, बता चुके हैं। 5:30 बजे तक है, ठीक है। दिस फेनोमेना इज एसोसिएटेड विथ इंटरवेंशन ऑफ 4f ऑर्बिटल विच मस्ट बी फिल्ड बिफोर 5D सीरीज ऑफ द एलिमेंट बिगिन, ठीक है, बता चुके हैं। कि सारा खेला कौन करता है? 4f करता है, ठीक है, वही लिखा हुआ है। द फिलिंग ऑफ 4f बिफोर 5D ऑर्बिटल रिजल्ट इन रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन विच एसेंशियली कॉम्पनसेट फॉर द एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जो उम्मीद किया था उसको कॉम्पनसेट करना था, बट वो नहीं कर पाया, ठीक है, नालायक है, पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसी को लिखा हुआ है। The net result of lengthenoid contraction is that the second and third series exhibit similar radii। जैसे जेडर का होता है 160, HF का होता है 159, लगभग बराबर है, and have very similar physical and chemical properties much more than expected on the basis of usual family relationship। तो इनका रेडियस भी बराबर होगा और इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगा? इन दोनों का लगभग बराबर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, वही लिखा हुआ है। द फैक्टर
responsible for the lengthenoid contraction is somewhat similar to observed in ordinary transition series in attributed to similar cause. The imperfect shielding of one electron by another in same set of d orbitals. However, the shielding of one 4f electron by another is less. बता चुके हैं shielding less होगा, and 1d electron by another. As the nuclear charge increases along the series, there is a fairly gradual decrease in the size of the entire 4f orbital. इस पॉइंट को तुम मत लिखना, इसको रहने दो, ये मैं पढ़ाऊंगा ए ब्लॉक में, तब लिख लेना, इसको मैं रंग देता हूं, इस पॉइंट को मत लिखना, ठीक है, ये पॉइंट ए ब्लॉक में पढ़ाएंगे तब लिख लेना। आ गया है? तो इसको बढ़ा देते हैं और रंग देते हैं। इस पॉइंट को गलत नहीं है, बट ये ए ब्लॉक में पढ़ाएंगे, ठीक है, अभी नहीं। पेंटिंग कर लेते हैं। इसको एफ, बाकी सब छापना है, बाकी सब छापना है। क्लास टाइमिंग हो गया? अरे अच्छा, ऐसे वाला, ठीक है, इसको मत लिखना, ठीक है, क्लियर है? ओके, ये पॉइंट हो चुका है। अब डेंसिटी है, कल 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 करेंगे, हाँ, तो डेंसिटी कल करेंगे। वीडियो कॉल पे एक दो लोगों को ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। डेंसिटी और मेटेलिक करेक्टर ये सब हम कल करेंगे, ठीक है, ये कल होगा। बहुत आराम से, बहुत ज्यादा टाइम लेके पढ़ाया। चलो, तो वीडियो कॉल देख लेते हैं कुछ बच्चों का। और आज तो ये बिल्कुल ही नहीं देखा मैंने, ठीक है, आपने जो कल ये एक ही साथ क्यों नहीं आ रहा? आपने जो कल डी ऑर्बिटल टाइप का पढ़ाया तो उससे क्वेश्चन कैसे आता है प्लीज बताइए, ठीक है, बता देंगे। सील्डिंग मीन्स बता चुके हैं सब, तो नया पुराना, वो वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, ये हो चुका है, ठीक है। और सर सील्डिंग से तो साइज इंक्रीज करता है, फिर सील्डिंग ज्यादा होने का बैड भी उसका साइज सबसे कम क्यों? सील्डिंग खराब है ना? यस, सील्डिंग से जितना ज्यादा सील्डिंग होगा, उस सील्डिंग का मतलब क्या है? रिपल्सन। जितना ज्यादा रिपल्सन होगा उतना साइज बढ़ेगा, ठीक है। बट एफ की सील्डिंग खराब है, एफ की सील्डिंग खराब है तो उसके में साइज घट गया, ठीक है। वीडियो कॉल पे आते हैं 2 मिनट ज्यादा ले लेंगे। हाउ टू बिकम ए, अरे ये बाद में बात करेंगे, पहले पढ़ाई करो। व्हाट इज सील्डिंग हो चुका है, ठीक है। एनसीईआरटी रीडिंग भी करा दीजिए, एनसीईआरटी का ही लाइन था ये जो मैंने बताया, एनसीईआरटी का ही लाइन था, ठीक है। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से पहले प्लीज लेंथेनॉइड बता दीजिए। अरे लेंथेनॉइड ए ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, डिटेल में बताएंगे ए ब्लॉक में, ठीक है। लो वॉइस हो चुका है, थोड़ा स्पीड, ठीक है। सर आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और सील्डिंग इफेक्ट फिर से बताइए, बहुत पहले का है। चलिए, ये 11 लोगों का, ये 7 लोगों का। व्हाट इज 3D सीरीज? अरे 3D अभी तक ये पूछ रहे हो? जो पहला सीरीज है वही 3D सीरीज है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक जाता है, ठीक है। ये 11 लोगों का डाउट है सर। ड्यू टू पुअर सील्डिंग ऑफ डी सब सेल जेड आर साइज इज ऑल्सो सेम एज एच जी, ये तो बता चुके हैं। वही है ना, कई सारे डाउट आपके ऐसे होते हैं जो हम बाद में खुद बता देते हैं, नोट कर लिए हो, ठीक है। कितना लेक्चर आगे है चैप्टर में, ये सब तो बाद में बात करेंगे। ये सब वैसे आपके जो भी डाउट्स हैं, ठीक है, ये मैं आपके वॉइस मैसेज से भी बताता हूं, ठीक है। आप जब मैं घर जाता हूं तो वॉइस मैसेज से ही बताता हूं। सर अपने गांव में रहकर जेई का क्लियर किया करा, मैं गांव में नहीं, मैं गांव में रह के नहीं किया हूं, ठीक है। मेरा देख लेना तुम, पता चल जाएगा पूरा स्टोरी, बहुत लोगों ने देखा भी होगा। टॉक है एक, उसमें सब बताया हुआ है, वो सब देख लेना। मैं गांव में रह के नहीं किया हूं। चलो अब वीडियो कॉल ले लेते हैं फटाफट। चलो आ जाओ, देखते हैं आज आवाज जाता है कि नहीं जाता है। चलो इको इको देखिए,
टेक्नोलॉजी को चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा। हेलो हेलो, ठीक है बताओ। थोड़ा इको झेल लेंगे आज। आवाज जा रही है तुम लोगों को? आवाज जा रही है मेरी? हाँ गुड इवनिंग, आवाज जा रही है? ओके ओके, बताओ कैसे हो? तुम कहाँ से क्लास कर रहे हो? ये कहाँ बैठे हो तुम? दुकान दुकान बैठे हो क्या? हाँ जा रहे हैं ना। अच्छा अच्छा। और कोई है? और कोई आया है? हर्षवर्धन। और बताओ, समझ में आ रहा है हर्षवर्धन? ओके ओके, साथ साथ एनसीईआरटी भी पढ़ते रहना, ठीक है? हाँ हाँ बताओ। कट गया? इतना ही पूरा बड़ा नहीं होगा ये? इतना ही रहेगा ये? बाकी नीचे वाले नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओके ठीक है, ये कौन है? प्राण सिंह। और बताओ प्राण, कैसे हो? बढ़िया हो, ठीक है। क्या अच्छा अच्छा, चलो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे कि मेरी वजह से कुछ चेंज आ रहा है, ठीक है? तो थोड़ा टाइम। नहीं, मैं सिर्फ इनऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ, ओनली इनऑर्गेनिक। पहले बहुत पहले ऑर्गेनिक पढ़ाता था, बहुत पहले मतलब 2-3 साल पहले। मैं तो जहां भी जाता हूँ इनऑर्गेनिक ही पढ़ाता हूँ और इनऑर्गेनिक ही मुझे दिया जाता है। चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और अदिति, और भी कुछ लोगों को ले लेते हैं। जो बात कर लिया आप लोग थोड़ा लीव करते जाओ, बाकी लोगों को भी मौका दो। नीचे आ रहा है ना? स्क्रॉल नहीं हो रहा है ये। हिबा खान, अदिति सिंह। अदिति उठाकर कहाँ गायब हो तुम? चलिए, बादल को भी बुला लेते हैं, सुहानी को भी बुला लेते हैं। बताओ हिबा, समझ में आ रहा है? टाइम भी हो गया है हमारा, दूसरे टीचर वेट कर रहे होंगे, तो आप लोग जो लोग भी कनेक्ट हो रहे हैं थोड़ा फास्ट बोल के खत्म करते हैं हम लोग क्लास को। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा वीडियो कॉल करेंगे हम लोग दिवाली के बाद, ठीक है? लास्ट लास्ट कुछ और कर देते हैं जो आ जाए 2-3 मिनट के लिए। ऐसे रैंडम कर रहा हूँ मैं, कोई नाम देख के नहीं कर रहा हूँ, रैंडमली क्लिक कर रहा हूँ। कोई ये नहीं कहेगा सर नाम देख के। ऋषि कैसे हो ऋषि? कैसा लग रहा है? समझ में तबीयत खराब हो गया है तो ध्यान रखो अपना। एक दिन बात करेंगे इस पर भी कि हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है। प्रीति, भूमि साहू। मतलब वीडियो कॉल उठा के कैमरा है लोग पीछे साइड में कर देते, या टीवी पे देखते हो आप? ओके। हाँ गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है क्लास में? चलो चलो, बहुत अच्छा लगता है जब मैं मेहनत करता हूँ और आप लोगों को मजा आए, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। चलिए थैंक यू थैंक यू सो मच। हाँ तो 5 स्टार आप लोगों को देना ही है, इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है? मुझे ही नहीं, जो भी टीचर आपको अच्छा पढ़ाते हैं, जिनसे भी लगता है कि अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, सबको आप 5 स्टार रेटिंग दीजिए, ठीक है? सबको दीजिए, ठीक है? जब आपको, जनरली क्या होता है रेटिंग में, जब आपको अच्छा नहीं लगता है तब आप रेटिंग देने जाते हैं, खराब देते हैं, जब आपको अच्छा लगे तब भी दीजिए। चलिए। चलो चलो, तो ये तो और भी अच्छी, बट
अच्छी बात है। आप लोगों का इतना प्यार मिलता रहेगा तो और ज़्यादा मैं मेहनत करते रहूँगा। आप लोग भी मेहनत कीजिए। तो फिर अभी हम लोग ख़त्म करते हैं क्लास को, ठीक है? नेक्स्ट क्लास है ना? हाँ, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा था कि 45 तक है तो मैं वैसा लेके चल रहा था, ठीक है? तो इस आज अपडेट हुआ है, मुझे नहीं, मुझे अपडेट नहीं है, टीचर को ही अपडेट नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग वीडियो कॉल को ख़त्म करते हैं, फिर बात करेंगे हम लोग, ठीक है? अच्छे से बात करेंगे अगले दिन। चलो फिर वीडियो कॉल खत्म हुआ, चलते हैं फिर, बाय बाय, अगले दिन मिलते हैं, ठीक है? कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट करके भी पूछ लेना, मैं वहां भी एक्टिव रहता हूँ, वहां भी रिप्लाई करता हूँ, ठीक है? अब बाकी लोग जो वीडियो कॉल पे नहीं आ गए अगले दिन आएंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।